हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आर एच स्टोरीज 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने चैनल पे अगाथा क्रिस्टी का नावल द मर्डर ऑफ रॉजर एक्रोइड। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इसका पहला भाग। अध्याय 1। नाश्ते की मेज पर डॉक्टर शेपर्ड। मिसेस फेरर्स की मौत 16-17 सितंबर की रात हुई थी, गुरुवार को। शुक्रवार ठीक सुबह 8 बजे मुझे बुलावा आया। जब मैं पहुंचा तो कुछ करने की गुंजाइश नहीं बची थी। उन्हें मरे हुए कई घंटे बीत चुके थे। दूसरी बार जब मैं उनके घर से लौटा तो घड़ी में 9 बजकर कुछ मिनट ही हुए थे। मैंने अपनी चाबी से मुख्य दरवाज़ा खोला और जानबूझकर हॉल में थोड़ा ठिठका। टोपी और हल्का ओवरकोट टांगा। पतझड़ की सुबह की हल्की ठंड से बचने का ये एक समझदारी भरा बहाना था। सच तो यह है कि मैं बुरी तरह बेचैन था। उस वक्त मुझे थोड़ी भी खबर नहीं थी कि आने वाले हफ्ते मेरी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल देंगे। पर मेरी अंतर प्रेरणा चीख चीख कर बता रही थी कि अब शांत दिन गए। बाईं तरफ डाइनिंग रूम से चायदानी और कपों की हल्की खनक आ रही थी, और उसके साथ मेरी बहन कैरोलिन की वह परिचित सूखी छोटी सी खांसी। जेम्स, तुम हो? उसने पुकारा। बेकार का सवाल। और भला कौन हो सकता था। दरअसल कैरोलीन ही वो वजह थी कि मैं हॉल में रुक गया था। नेवले का कुनवा जो ठप्पा लगाता है, गो एंड फाइंड आउट। कैरोलिन उसके लिए पैदा हुई थी। अगर कभी उसे कोई चिन्ह अपनाना पड़े तो मैं उछलते हुए नेवले की ही सलाह दूंगा। गो वाला हिस्सा हटा भी दे तो चल जाएगा। वह तो आराम से घर बैठी बैठी भी सारी खबरें जुटा लेती है। कैसे, ये मैं आज तक नहीं समझ पाया। मेरा अंदाज़ा है कि नौकरानी, दुकानदार, डाकिया सब उसके खुफिया तंत्र का हिस्सा हैं। जब वह बाहर निकलती है तो खबर लेने नहीं, बांटने निकलती है। और इस काम में उसका कोई जोड़ नहीं। फिलहाल उसकी यही आदत मुझे सबसे ज़्यादा परेशान कर रही थी। मिसेस फेरर्स के बारे में जो कुछ भी मैं कैरोलिन के सामने उगलता, 1.5 घंटे में पूरा गांव गुनगुना रहा होता। डॉक्टर हूँ, गोपनीयता मेरे पेशे का हिस्सा है, इसलिए मैंने सालों से उससे हर बात छिपाने की कला सीख ली है। वह फिर भी पता लगा लेती है, मगर कम से कम मुझे ये सुकून रहता है कि गुनाह मेरे सिर नहीं। मिसेस फेरर्स के पति की मौत को 1 साल हो चुका था। उस दिन से कैरोलिन बिना किसी सबूत के एक ही राग अलापती रही थी। उस औरत ने अपने पति को जहर दिया। मैंने 100 बार समझाया कि मिस्टर फेरस तीव्र गैस्ट्राइटिस से मरे थे, जिसे उनकी शराब की लत ने और गंभीर बना दिया था। गैस्ट्राइटिस और आर्सेनिक के लक्षण मिलते तक नहीं, लेकिन कैरोलिन का आधार बिल्कुल अलग था। बस उसे देखो, वो कहती थी। मिसेस फेरस अब जवान तो नहीं थी, मगर खूबसूरत ज़रूर थी। सादे कपड़े भी उन पर ऐसे लगते मानो पेरिस से सीधे आए हों। लेकिन पेरिस के फ्रॉक पहनने वाली हर औरत पति घातनी तो नहीं होती। मैं हॉल में यही सब सोचते खड़ा था जब कैरोलिन की आवाज़ फिर गूंजी, इस बार थोड़ा रुखाई लिए हुए। वहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो जेम्स? नाश्ता कर लो। बस आया, मैंने जल्दी से कहा। ओवरकोट उतार रहा था। इतने में तो 6 कोट उतर जाते। वो बिल्कुल सही कह रही थी। मैं ऐसा कर सकता था। मैं डाइनिंग रूम में घुसा, कैरोलिन के गाल पर किस किया और अंडे बेकन के सामने बैठ गया। बेकन ठंडा हो चुका था। तुम्हें सुबह सुबह निकलना पड़ा, उसने कहा। हाँ, किंग्स पैडॉक, मिसेस फेरर्स। मालूम है, उसने शांति से कहा। कैसे? एनी ने बताया। एनी हमारी नौकरानी है। अच्छी लड़की, मगर जीप पर लगाम नहीं। कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। मैं बेकन चबाता रहा। कैरोलिन की लंबी पतली नाक की नोक हल्के हल्के कांप रही थी, जो हमेशा होती है जब वे किसी रहस्य की गंध पा लेती है। बोलो ना, उसने आखिरकार कहा। दुखद हादसा। कुछ नहीं हो सकता था। शायद नींद में ही चली गई। मालूम है, उसने फिर वही बात दोहराई। इस बार मुझसे रहा नहीं गया। तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं हो सकता, मैं चिढ़कर बोला। मैं खुद वहाँ पहुँचकर पता कर पाया और अभी तक किसी को कुछ नहीं बताया। अगर एनी को पता है तो वो ज्योतिषी है। एनी ने नहीं बताया, दूध वाले ने बताया। उसे फेरस की कुक ने बताया था। मैंने कहा था ना, कैरोलिन को बाहर निकलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। खबरें खुद उसके पास चली आती हैं। मरी कैसे? उसने पूछा। दिल ने साथ छोड़ दिया। दूध वाले ने यह भी बता दिया होता तो अच्छा था। मैंने तंज कसा। कैरोलिन पर तंज का कोई असर नहीं होता, वो उसे गंभीरता से लेती है। उसे ये नहीं पता था, उसने बताया। आखिरकार देर सवेर उसे सच तो पता चलना ही था। बेहतर यही था कि मेरी ज़ुबानी सुन ले। वेरोनिल की ज़्यादा मात्रा। नींद नहीं आती थी इसलिए ले रही थी। शायद गलती से ज़्यादा ले ली। बकवास, कैरोलिन ने फुर्ती से कहा। खुद ही लिया होगा, मुझे मत बताओ। अजीब बात है, जब आपके मन में कोई गुप्त शक बैठा हो
और आप उसे स्वीकार ना करना चाहें तो वही बात किसी और के मुंह से सुनकर सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है। मैं तमतमा उठा। फिर वही पुरानी रट, मैंने कहा। बिना सबूत कुछ भी बोल देती हो। आखिर मिसेस फेरर्स आत्महत्या क्यों करेंगी? एक विधवा, अभी भी जवान, ढेर सारा पैसा, सेहत, ठीक जिंदगी, मौज में, ये सब बेतुका है? बिल्कुल नहीं। तुमने भी देखा होगा पिछले 6 महीने से वे कितनी बदली बदली सी रहती थी। सचमुच परेशान लगती थी। और तुमने खुद कहा कि उन्हें नींद नहीं आती थी। तो तुम्हारा निदान क्या है? मैंने ठंडे सर में पूछा। नाकाम इश्क? उसने सिर हिलाया। पछतावा। पछतावा? हाँ। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि उसने अपने पति को जहर दिया था। तुमने कभी यकीन नहीं किया, पर अब मुझे पहले से कहीं ज़्यादा यकीन है। तर्क क्या है तुम्हारे पास? मैंने एतराज़ किया। जो औरत कत्ल कर सके वो इतनी कमज़ोर नहीं होती कि बाद में पछतावे में डूब जाए। कैरोलिन ने सिर फिर से हिलाया। ऐसी औरतें भी होती हैं, लेकिन मिसेस फेरस उनमें से नहीं थी। वो बहुत ज़्यादा नर्वस थी। कोई ज़बरदस्त भावुक तूफान उन्हें अपने पति से छुटकारा दिलाने पर मजबूर कर गया। एशले फेरर्स जैसा पति मिले तो औरत का जीना हराम हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं। और फिर बाद में अपराध बोध ने उन्हें खा लिया। मुझे उन पर तरस आता है। जब मिसेस फेरस जिंदा थी, कैरोलिन को उन पर कभी तरस नहीं आया। अब जब वे उस दुनिया में पहुंच गईं जहाँ पेरिस के फ्रॉक की ज़रूरत नहीं रहती, तो कैरोलिन रहम और सहानुभूति की सारी भावनाओं में डूबने को तैयार थी। मैंने साफ साफ कहा कि उसकी सारी थ्योरी फालतू है। मैं इसलिए इतना सख्त था क्योंकि मनी मन उसकी कुछ बातों से सहमत था। लेकिन कैरोलिन को सिर्फ अंदाजे से सच तक पहुंचने की आदत डालना खतरनाक था। वो पूरे गांव में घूम घूम कर अपनी बात फैलाएगी और सबको लगेगा कि डॉक्टर ने सारी मेडिकल जानकारी लीक की है। ज़िंदगी सचमुच मुश्किल है। बकवास। कैरोलिन ने मेरी सारी दलीलों का जवाब एक शब्द में दिया। देखना, 10 में से 9 मौके हैं कि उसने कबूलनामा लिख कर छोड़ा होगा। उसने कोई चिट्ठी नहीं छोड़ी। मैंने बिना सोचे तुरंत कहा, और तुरंत पछताया भी। ओहो। कैरोलिन की आंखें चमकी। तो तुमने पूछताछ की थी? मान गए जेम्स। तुम भी मनी मन वही सोचते हो जो मैं सोचती हूँ। बहुत बड़े पाखंडी हो तुम। आत्महत्या की संभावना को हमेशा जांचना पड़ता है, मैंने गंभीर डॉक्टर बनकर कहा। जांच होगी? हो सकती है। सब इस बात पर निर्भर है कि मैं खुद कितना आश्वस्त हो पाता हूँ कि वेरोनल गलती से ज़्यादा लिया गया था। और क्या तुम पूरी तरह आश्वस्त हो? उसने चालाकी से मुस्कुराते हुए पूछा। मैंने जवाब नहीं दिया, बस कुर्सी से उठा और कमरे से बाहर चला गया। अध्याय 2। किंग्स एबॉट में कौन कौन है? इससे पहले मैं कैरोलिन से अपनी बातचीत को आगे बढ़ाऊं, ज़रा हमारे छोटे से गांव का नक्शा आपके सामने रख दूं, ताकि बाद में कोई किरदार अचानक आकाश से न टपके। किंग्स अबाउट बिल्कुल वैसा ही गांव है जैसा आपने किताबों में पढ़ा होगा या फिल्मों में देखा होगा। 9 मील दूर क्रैनचेस्टर हमारा सबसे नज़दीकी बड़ा शहर है। हमारे यहाँ एक भारी भरकम रेलवे स्टेशन है, एक नन्हा सा पोस्ट ऑफिस और 2 दुकानें जो एक दूसरे से कंपटीशन करती हैं, जिन्हें हम जनरल स्टोर कहते हैं। जो मर्द यहाँ सेहतमंद और जवान हैं वे जल्दी ही नौकरी की तलाश में निकल जाते हैं, और जो बचते हैं वे हैं कुंवारी औरतें, उम्र कोई भी हो, और रिटायर्ड फौजी अफसर। हमारा राष्ट्रीय खेल एक ही है, गॉसिप। गांव में 2 ही मकान ऐसे हैं जिनकी कोई हैसियत है। पहला, किंग्स पैडॉक, जो मिसेस फेरर्स को उनके पति की विरासत में मिला था। दूसरा, फर्नली पार्क, जो रोजर एक्रॉयड का है। रोजर एक्रोइड देखने में ठीक वैसे ही लगते हैं जैसे पुरानी म्यूजिकल कॉमेडी के पहले एक्ट में गांव का जमींदार आता था, गोल मटोल, लाल गाल, हंसमुख, जो कभी भी लंदन जाने का गाना गा देता था। आजकल के रिव्यू में गांव का जमींदार गायब हो चुका है, पर हमारे यहाँ अभी भी जिंदा है। हालांकि असल में एक्रोइड जमींदार है नहीं। वे, मुझे लगता है, रेलवे वैगनों के पहियों बनाने वाले बहुत कामयाब फैक्ट्री के मालिक हैं। 50 के आसपास उम्र, चेहरा हमेशा लाल, स्वभाव खुशमिजाज, पादरी के सबसे अच्छे दोस्त, चर्च के चंदे में हाथ खोल कर देते हैं। हालांकि कानाफूसी ये भी है कि अपनी जेब बहुत कसी हुई रखते हैं। क्रिकेट मैच, लड़कों के क्लब, विकलांग सैनिकों का फंड, हर अच्छे काम में सबसे आगे। संक्षेप में, किंग्स अबॉट की जान। 21 साल की उम्र में एक्रॉयड को एक खूबसूरत औरत से प्यार हो गया था, जो उनसे 5-6 साल बड़ी थी और एक बच्चे की विधवा थी। नाम था पेटन। शादी हुई। 4 साल बाद मिसेस एक्रॉयड शराब की लत से मर गई। उस दिन के बाद एक्रॉयड ने दूसरी शादी का नाम तक नहीं लिया। उनकी पहली पत्नी का बेटा रॉल्फ पैटन माँ की मौत के वक्त 7 साल का था, आज 25 का है। एक्रॉयड ने उसे हमेशा अपना बेटा माना, वैसे ही पाला, वैसे ही प्यार दिया। बदले में रॉल्फ ने उन्हें लगातार सिरदर्द दिया। फिर भी गांव में रॉल्फ को हर कोई पसंद करता है, क्योंकि वह सचमुच बहुत हैंडसम और हंसमुख भी है। अब आते हैं गॉसिप के मुख्य पात्रों पर। गांव वाले सालों से देख रहे थे कि मिसेस फेरर्स और रोजर एक्रॉयड में कुछ खास नज़दीकी है।
मिस्टर फेरर्स की मौत के बाद ये नज़दीकी और साफ हो गई। दोनों का हमेशा साथ देखा जाता। सबको यकीन था कि शोक का 1 साल पूरा होते ही मिसेस फेरर्स फर्नली पार्क की मालकिन बन जाएंगी। दोनों की पहली शादी शराबी जीवन साथी से हुई थी। ये बात भी सबको बहुत रोमांटिक लगती थी। फेरर्स जहाँ सिर्फ 1 साल पहले आए थे, पर एक्रॉयड के घर में गॉसिप का सिलसिला तो 15-20 साल पुराना था। रॉल्फ के बचपन से लेकर अब तक फर्नली पार्क में एक के बाद एक लेडी हाउसकीपर आती जाती रही। हर नई हाउसकीपर के साथ गांव पक्का मान लेता कि अब शादी पक्की। आखिरी हाउसकीपर मिस रसेल थी। 5 साल तक बेखटके राज किया। अगर मिसेस फेरस ना आती तो शायद वही मिसेस एक्रॉयड बन जाती। फिर अचानक कनाडा से एक्रॉयड की विधवा भाभी मिसेस सेसिल एक्रॉयड अपनी बेटी फ्लोरा के साथ फर्नली पार्क में डेरा डालने आ गई। कैरोलिन का कहना है कि इन्होंने आते ही मिस रसेल को उनकी सही जगह दिखा दी। सही जगह का मतलब मुझे आज तक ठीक से समझ नहीं आया, पर मिस रसेल अब जब भी मिलती हैं होठ सिकोड़े रहती हैं। और बेचारी मिसेस सेसिल एक्रॉयड, जो देवर की कृपा पर जी रही हैं, के लिए गजब का दर्द दिखाती हैं। चैरिटी की रोटी सचमुच कड़वी होती है। जब मिसेस फेरर्स का मामला ज़ोरों पर था तब मिसेस सेसिल एक्रॉयड ने क्या सोचा होगा, ये कोई नहीं जानता। साफ था कि उनके हित में था कि एक्रॉयड कुंवारे रहें। बाहर से वे मिसेस फेरर्स के साथ बहुत मीठी थी। कैरोलिन कहती है ये कुछ साबित नहीं करता। बहरहाल पिछले कई सालों से यही सब चल रहा था, और अब एक रात में सब बदल गया। हल्की फुल्की शादी की अफवाहों से हम सीधे एक मौत के बीच पहुंच गए थे। इन सब बातों को दिमाग में घुमाते हुए मैं अपने मरीज़ों के राउंड पर निकल पड़ा। खास केस कोई नहीं था, शायद अच्छा ही था, क्योंकि मेरा दिमाग बार बार मिसेस फेरर्स की मौत पर अटक रहा था। क्या सचमुच आत्महत्या थी? औरतें आमतौर पर ऐसा कदम उठाने से पहले कुछ लिखती पढ़ती ज़रूर हैं। मेरे अनुभव में उन्हें आखिरी बार लाइमलाइट में रहना बहुत पसंद होता है। मैंने उन्हें आखिरी बार कब देखा था? 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया। तब उनका व्यवहार पूरी तरह सामान्य था। फिर अचानक याद आया, कल ही तो देखा था रॉल्फ पैटन के साथ। मैं चौंक गया था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि रॉल्फ गांव में है। पिछले 6 महीने से उसका पता नहीं था। दोनों सिर झुकाए बहुत गंभीरता से बातें कर रहे थे। उस पल मुझे पहली बार लगा कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। अभी कुछ ठोस नहीं था, बस एक हल्का सा धुंधला सा एहसास। मैं अभी उसके बारे में सोच रहा था जब सामने से रॉजर एक्रॉयड आते दिखे। शेपर्ड, उन्होंने पुकारा, तुमसे मिलना ही चाहता था। बहुत बुरी खबर है। सुन लिया तुमने? उन्होंने सिर हिलाया। उनका चेहरा देखते ही बनता था। लाल गाल पिचके हुए, हंसमुख आंखें उदास। हमेशा का जोशीला सस्त एक्रॉयड कहीं गायब था। यह उतना बुरा नहीं जितना तुम सोच रहे हो, उन्होंने धीरे से कहा। यह उससे कहीं ज़्यादा बुरा है। चलो मेरे साथ शेपर्ड, मुझे तुमसे बात करनी है। अभी आ सकते हो? अभी मुश्किल है, 3 मरीज़ और बाकी हैं। 12 बजे तक सर्जरी भी खोलनी है। तो आज डिनर पर आ जाओ, 7:30 बजे, ठीक है? हाँ, हो जाएगा। मैंने पूछा, क्या बात है, रॉल्फ का कोई चक्कर? मुझे खुद नहीं पता क्यों मैंने रॉल्फ का नाम लिया। शायद इसलिए कि ज़्यादातर परेशानियाँ रॉल्फ की ही होती थी। एक्रॉयड मुझे ऐसे घूरने लगे जैसे मैंने कोई बहुत अजीब बात कह दी हो। मैं चुप हो गया। उसी सुबह मिस रसेल मेरी सर्जरी पर आई थी। बहुत अच्छे कपड़े, बहुत सलीके से बंधे बाल, होंठ सिकोड़े हुए। पहले तो सामान्य बात है, फिर अचानक पूछ बैठी, डॉक्टर साहब, मान लीजिए कोई सचमुच ड्रग्स का आदी हो जाए तो इसका कोई इलाज है? मैंने उन्हें छोटा सा लेक्चर दे डाला। वे ध्यान से सुनती रहीं। मुझे पूरा यकीन था कि वे फेरर्स के बारे में पूछताछ कर रही हैं। मैंने वेरोनल का जिक्र किया। अजीब बात, वेरोनल सुनते ही उनकी दिलचस्पी खत्म हो गई। इसके बजाय पूछने लगी कि क्या सचमुच कोई ऐसा जहर होता है जो इतना दुर्लभ हो कि डॉक्टर भी ना पकड़ सके। मैंने कहा, जासूसी उपन्यास पढ़ रही हैं? उन्होंने हंसकर माना। मैंने कहा, उपन्यास में तो जहर हमेशा साउथ अमेरिका का होता है, किसी जंगली कबीले का, जिसके नाम तक किसी को नहीं पता। तीर पर लगाओ, 1 सेकंड में मौत। वेस्टर्न साइंस हाथ फैलाकर खड़ी रह जाए। क्या सचमुच ऐसा कुछ होता है? मैंने अफसोस से सिर हिलाया। नहीं। हाँ, क्यूरारे है। और मैंने उन्हें क्यूरारे का पूरा लेक्चर दे डाला। पर उनकी रुचि फिर गायब। पूछा, आपके पास ऐसे जहरीले पदार्थ हैं? मैंने कहा, नहीं। बस मुझे लगा मैं उनकी नज़रों में गिर गया। लंच का घंटा बजते हुए चली गई। मुझे आज भी पूरा यकीन है कि मिस रसेल को जासूसी कहानियाँ बहुत पसंद हैं। मुझे अच्छा लगता है ये सोचना कि दिन भर घर संभाल ले, नौकरानी को डांटने के बाद वे अपने कमरे में जाकर आराम से सातवीं मौत का रहस्य या कोई ऐसी ही किताब खोलकर बैठ जाती होंगी। अध्याय 3। वो आदमी जिसने सब्जियां उगाईं। लंच के समय मैंने कैरोलिन को बता दिया कि आज रात मैं फर्नली पार्क में डिनर कर रहा हूँ। उसने कोई एतराज़ नहीं किया, बल्कि उसकी आंखें चमक उठी। बढ़िया, उसने कहा।
तुम्हें सारी खबर मिल जाएगी। वैसे रॉल्फ को हो क्या गया? रॉल्फ को? मैं चौंका। कुछ नहीं हुआ। तो फिर वह फर्नली पार्क में क्यों नहीं रुका? थ्री बोर्ड्स में क्यों पड़ा? कैरोलिन ने कहा। तो पक्की बात। मैंने एक पल को भी शक नहीं किया कि रॉल्फ पैटर्न हमारे लोकल सराय में ठहरा हुआ है। एक्रॉयड ने मुझे बताया था कि वे लंदन में है। मैंने कहा। उस पल मैं अपनी जानकारी छिपाने की नीति भूल गया। ओहो। कैरोलिन की नाक सिकुड़ गई। उसका मतलब था अब मैं इसकी तह तक जाऊंगी। कल सुबह वह थ्री बोर्ड्स पहुंचा था, उसने बताया। और अभी भी वहीं है। कल रात वह किसी लड़की के साथ बाहर गया था। यह सुनकर मुझे ज़रा भी हैरानी नहीं हुई। रॉल्फ की ज़िंदगी का आधा हिस्सा किसी न किसी लड़की के साथ ही बीतता है। पर यह ज़रूर अजीब लगा कि मौज मस्ती के लिए उसने लंदन की चकाचौंध छोड़कर किंग्स एबॉट को चुना। कोई बारमेड? मैंने पूछा। नहीं, यही तो बात है। वह उससे मिलने गया था। कैरोलिन के लिए यह मानना कि उसे कुछ पता नहीं अपने आप में एक घटना थी। पर मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ, उसने रस्मी ढंग से कहा। कौन? उसकी चचेरी बहन फ्लोरा एक्रॉयड। हाँ, फ्लोरा और रॉल्फ खून के रिश्ते में कुछ नहीं, पर रॉल्फ को इतने सालों से एक्रॉयड का बेटा माना जाता रहा, इसलिए गांव में दोनों को चचेरे भाई बहन ही कहा जाता है। पर अगर वो फ्लोरा से मिलना चाहता था तो फर्नली पार्क क्यों नहीं गया? मैंने पूछा। क्योंकि उनकी सगाई चोरी छिपे हो चुकी है, कैरोलिन ने मज़े लेकर कहा। बूढ़ा एक्रॉयड इसे कतई पसंद नहीं करेगा, इसलिए इन्हें ऐसे मिलना पड़ रहा है। मैंने उसकी थ्योरी में दर्जनों छेद देखे, पर चुप रहा। तभी बात हमारे नए पड़ोसी पर आ गई। हमारे बगल का घर द लॉर्चेज हाल ही में एक अजनबी ने किराए पर लिया है। कैरोलिन को उससे ज़्यादा गुस्सा किसी चीज़ से नहीं आता कि वह उसके बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाई। सिर्फ इतना मालूम हुआ कि वह विदेशी है। उसका नाम है मिस्टर पोरोट। नाम भी ऐसा कि लगता है नकली हो। एक बात पता चली है, उसे सब्जियां उगाने का बहुत शौक है। पर कैरोलिन को सब्जियों से मतलब नहीं। वह जानना चाहती है कि वह कहाँ से आया, क्या करता था, शादीशुदा है या नहीं, उसकी बीवी कैसी थी या है, बच्चे हैं या नहीं, उसकी माँ का लड़कपन का नाम क्या था, वगैरह वगैरह। मुझे लगता है पासपोर्ट फॉर्म कोई कैरोलिन ही ने डिज़ाइन किया होगा। मेरी प्यारी कैरोलिन, मैंने कहा। उसकी मूछें देखो, साफ जाहिर है कि वह रिटायर्ड हेयर ड्रेसर है। बिल्कुल नहीं, कैरोलिन ने तुरंत खारिज कर दिया। हेयर ड्रेसर के बाल घुंघराले होते हैं, सीधे नहीं। मैंने अपने जान पहचान के 4 हेयर ड्रेसर गिनाए जिनके बाल बिल्कुल सीधे थे। कैरोलिन टस से मस नहीं हुई। मैं उससे कुछ भी पता नहीं लगा पाई। वो गुस्से में बोली। कुछ दिन पहले बाग के औजार उधार मांगे थे। बहुत शिष्ट था। पर मैंने पूछा कि क्या वह फ्रेंच है, तो उसने मना कर दिया। फिर पता नहीं क्यों मुझसे और कुछ पूछा ही नहीं गया। अब मुझे भी अपने रहस्यमय पड़ोसी में दिलचस्पी होने लगी। जो आदमी कैरोलिन को खाली हाथ लौटा दे वो साधारण इंसान नहीं हो सकता। शायद उसके पास नया वैक्यूम क्लीनर है। कैरोलिन ने आंखें चमकाते हुए कहा। मैं समझ गया। अगला प्लान तैयार था। मैं मौका देखकर बगीचे में भाग निकला। बागवानी मेरा पसंदीदा शौक है। मैं डंडेलियन की जड़ें उखाड़ने में मशगूल था कि अचानक ऊपर से चेतावनी की आवाज़ आई और मेरे कानों के ठीक बगल से कोई भारी चीज़ जोर से गुजरकर मेरे पैरों के पास गिरी। वह एक बहुत बड़ी गोल भद्दी सब्जी थी। मैंने गुस्से में सिर उठाया। दीवार के ऊपर एक अंडाकार सिर नजर आया। चमकदार काले बाल, दो विशाल मूछें और दो बेहद सतर्क आंखें। हमारा नया पड़ोसी मिस्टर पोरॉट। वे तुरंत माफ़ी मांगने लगे। हज़ार माफ़ी महाशय, मैं लाचार हूँ। कई महीनों से मैं ये सब्जियाँ उगा रहा था। आज सुबह अचानक इन पर गुस्सा आ गया। मैंने इन्हें घूमने भेज दिया। न सिर्फ दिमाग में बल्कि हवा में भी। सबसे बड़ी वाली उठाई और दीवार के पार फेंक दी। मुझे शर्मिंदगी हो रही है। मैं आपके सामने सिर झुकाता हूँ। इतनी नाटकीय माफ़ी के सामने मेरा गुस्सा पिघल गया। आखिर सब्जी ने मुझे मारा तो नहीं था, पर मुझे उम्मीद थी कि दीवार पार सब्जियां उछालना उनका रोज़ का शौक ना हो। वो वे मेरे मन की बात ताड़ गए। नहीं नहीं, चिंता ना करें, ये मेरी आदत नहीं। पर सोचिए, एक आदमी सालों तक एक खास मकसद के लिए जीता है। फिर जब मकसद हासिल हो जाता है तब उसे पुरानी ज़िंदगी, पुरानी भागदौड़, पुराना काम ही याद आने लगता है। हाँ, मैंने धीरे से कहा। मैं खुद इसका जीता जागता उदाहरण हूँ। 1 साल पहले मुझे थोड़ी विरासत मिली, इतनी कि मैं दुनिया घूम सकता था। पर 1 साल बीत गया और मैं अभी भी यहीं हूँ। उन्होंने सहानुभूति से सिर हिलाया। आदत की जंजीरें और मेरा पुराना काम, महाशय, दुनिया का सबसे दिलचस्प काम था। क्या? मैंने उत्सुकता से पूछा। उस पल कैरोलिन का जासूस मेरे अंदर जाग उठा था। इंसान का अध्ययन, उन्होंने कहा। मानव स्वभाव? बिल्कुल, मैंने मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा। रिटायर्ड नाई होगा। नाई से बेहतर इंसान का स्वभाव कौन जानता है? और मेरा एक दोस्त था, उन्होंने आगे कहा। कई सालों तक मेरा साथी। कभी कभी उसकी बेवकूफ़ी से जी घबराता था। फिर भी वो मुझे बहुत प्यारा था। उसकी मासूमियत, उसकी सादगी। यहाँ आकर मुझे सब याद आता है। उसकी मौत हो गई? मैंने सहानुभूति से पूछा। नहीं, वो जिंदा है, खुश है।
बस दुनिया के दूसरी तरफ अर्जेंटीना में है। अर्जेंटीना? मैंने आ भरी। मैं हमेशा से साउथ अमेरिका जाना चाहता था। मिस्टर पोर्रेट मुझे गहरी हमदर्दी से देख रहे थे। आप वहाँ जा सकते थे ना? उन्होंने कहा। जा सकता था, 1 साल पहले, पर मैंने असली चीज़ छोड़कर परछाई को चुना। लालच ने अक्ल मार दी। मैं समझता हूँ, उन्होंने गंभीरता से कहा। क्या आपने शेयर बाजार में दांव लगाया? मैंने उदास से हिलाया। फिर अंदर ही अंदर मुझे मज़ा आ रहा था। ये छोटा सा आदमी कितना गंभीर लग रहा था। पॉर्क्यूपाइन ऑयल फील्ड्स? उन्होंने अचानक पूछा। मैं हक्का बक्का रह गया। सोचा तो था, मैंने कहा, पर आखिर में मैंने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की एक गोल्ड माइन चुनी। वे मुझे एक अजीब अजीब नज़र से देखने लगे। ये किस्मत की बात है, उन्होंने कहा। क्या? कि मुझे एक ऐसे पड़ोसी मिले जो पॉर्क्यूपाइन ऑयल फील्ड्स और ऑस्ट्रेलियाई गोल्ड माइंस को गंभीरता से लेते हैं। वैसे आपको भूरे बाल पसंद हैं? महबूब आए उन्हें ताकता रह गया। वे जोर से हंस पड़े। नहीं नहीं, मैं पागल नहीं हूँ। मेरा दोस्त जिसकी मैं बात कर रहा था वो जवान था। उसे हर औरत अच्छी लगती थी, और ज़्यादा तो सुंदर भी। पर आप तो अधेड़ हैं, डॉक्टर हैं। दुनिया की सारी बेवकूफ़ियाँ देख चुके हैं। खैर, हम पड़ोसी हैं। मेरी तरफ से अपनी बहन को ये कद्दू भेंट करें। सचमुच? छोटे आदमी ने खुशी से हाथ मलते हुए कहा। यह सुबह व्यर्थ नहीं गई। मुझे एक ऐसे पड़ोसी का साथ मिला जो कुछ मामलों में मेरे पुराने दोस्त की याद दिलाता है। वैसे एक सवाल, आप इस छोटे से गांव में सबको जानते होंगे। वो कौन सा नौजवान है, बिल्कुल काले बाल, काली आंखें, ग्रीक मूर्ति जैसा चेहरा, सिर हमेशा थोड़ा पीछे, होठों पर हल्की सी मुस्कान? मुझे एक पल को भी शक नहीं रहा। कैप्टन रॉल्फ पैटन, मैंने धीरे से कहा। मैंने उन्हें यहाँ पहले नहीं देखा। पिछले कई महीनों से नहीं आए थे। मिस्टर एक्रोइड के सॉलिड सौतेले बेटे हैं, लगभग गोद लिया हुआ बेटा ही कहिए। पोरोट ने थोड़ी बेचैनी दिखाई। अब समझा। मुझे तो अंदाज़ा लगा लेना चाहिए था। मिस्टर एक्रोइड ने कई बार उनका जिक्र किया था। आप मिस्टर एक्रोइड को जानते हैं? मैं चौंका। लंदन में मिले थे, जब मैं वहाँ काम करता था। मैंने उनसे साफ कह दिया था कि यहाँ किसी को मेरे पुराने पेशे के बारे में कुछ ना बताएं। समझ गया, मैंने कहा और मनी मन मुस्कुराया। ये साफ साफ घमंड था, पर प्यारा घमंड। वो छोटा सा आदमी बड़े गर्व से मुस्कुराया। इंसान को गुमनामी पसंद होती है, डॉक्टर। मैंने तो अपना नाम भी लोकल ज़ुबान में ढालने की जहमत नहीं उठाई। मैं कुछ बोलता उससे पहले उसने फिर रॉल्फ का नाम लिया। तो कैप्टन रॉल्फ पैटन और उनकी सगाई मिस फ्लोरा एक्रॉइड से हो चुकी है। मैं हक्का बक्का। यह आपको किसने बताया? मिस्टर एक्रॉइड ने। कोई 1 हफ्ता पहले। बहुत खुश थे। सालों से यही चाहते थे। मुझे तो लगा कि उन्होंने लड़के पर थोड़ा दबाव भी डाला है। ये कभी अच्छा नहीं होता। नौजवान को अपनी मर्ज़ी से शादी करनी चाहिए, ना कि सौतेले बाप को खुश करने के लिए। अब मेरी सारी थ्योरी ध्वस्त हो गई। एक्रॉइड किसी नाई को अपनी भतीजी की शादी की बात बताएगा? नामुमकिन। यह आदमी नाई नहीं हो सकता। अपना कन्फ्यूजन छिपाने के लिए मैंने पहली बात जो दिमाग में आई वही बोल दी। रॉल्फ में आपको ऐसा क्या खास लगा? सिर्फ उसकी सूरत? सूरत भी, पर सिर्फ वही नहीं। अंग्रेज़ों के हिसाब से वह सचमुच खूबसूरत है। आपकी महिला लेखिकाएं उसे ग्रीक देवता कहेंगी। पर उस नौजवान में कुछ और भी है। कुछ जो मैं समझ नहीं पाया। उसने आखिरी वाक्य ऐसे कहा जैसे कोई गहरी बात जानता हो जो मुझे नहीं पता। उसकी आवाज़ में कुछ था जो मुझे बेचैन कर गया। तभी कैरोलिन की आवाज़ ने मुझे घर बुलाया। मैं अंदर चला गया। कैरोलिन टोपी लगाए सांस थामे खड़ी थी। साफ था कि गांव से अभी अभी लौटी है। मैं मिस्टर एक्रॉयड से मिली, उसने बिना भूमिका के कहा। हाँ। मैंने उन्हें रोका और जल्दी में थे, जाने को बेचैन। पर मैंने तुरंत रॉल्फ की बात छेड़ दी। मैं समझ गया। एक्रॉयड को कैरोलिन से छुटकारा पाना मिस गैनेट से भी मुश्किल लगता होगा। वे हैरान रह गए। उन्हें बिल्कुल पता नहीं था कि रल्फ गांव में है। बोले, शायद तुम गलती कर रही हो। मैं? गलती? बकवास, मैंने कहा। उन्हें तुम्हें बेहतर तरीके से जानना चाहिए था। फिर मैंने बताया कि रॉल्फ और फ्लोरा की सगाई हो चुकी है। यह मुझे भी पता था, मैंने हल्का सा घमंड दिखाते हुए कहा। किसने बताया? हमारे नए पड़ोसी ने। कैरोलिन एक पल को रुक गई, जैसे रूलेट की गेंद 2 नंबरों के बीच अटकी हो। फिर उसने लालच को किनारे कर दिया। मैंने एक्रॉयड को बता दिया कि रॉल्फ 3 बोर्ड्स में ठहरा है। कैरोलीन, मैंने कहा, क्या तुम्हें कभी लगता है कि तुम्हारी ये हर बात फ़ौरन फैलाने की आदत किसी का बहुत नुकसान कर सकती है? बकवास, उसने कहा। लोगों को सच पता होना चाहिए। मैं अपना फ़र्ज़ निभाती हूँ। एक्रॉयड मेरे बहुत आभारी थे। और फिर? मुझे लगता है वे सीधे 3 बोर्ड्स गए होंगे। पर अगर गए भी तो रॉल्फ वहाँ नहीं मिला। क्यों? क्योंकि जब मैं जंगल से लौट रही थी। जंगल से? मैंने बीच में टोका। कैरोलीन शर्मा गई। आज कितना सुहाना मौसम था ना, उसने कहा। मैंने सोचा थोड़ा टहल लूँ। पतझड़ के रंग। कैरोलीन को पतझड़ के रंगों से कोई मतलब नहीं। वो जंगल को कीचड़ और गीले जूते की जगह मानती है। ये शुद्ध नेवला प्रवृत्ति थी। हमारा छोटा सा जंगल एकमात्र जगह है जहाँ कोई जोड़ा गांव की नज़रों से बचा रह सकता है।
और वो फर्नली पार्क से सटा हुआ है। जारी रखो, मैंने कहा। जंगल से लौटते वक्त मुझे आवाज़ें सुनाई दी। एक रॉल्फ की थी, मैंने तुरंत पहचान लिया। दूसरी किसी लड़की की। मेरा इरादा बिल्कुल नहीं था सुनने का। बेशक नहीं, मैंने व्यंग किया। व्यर्थ गया, पर सुने बिना रहा नहीं गया। लड़की कुछ कह रही थी, साफ समझ नहीं आया। रॉल्फ बहुत गुस्से में था। बोला, मेरी जान, क्या तुम्हें एहसास नहीं कि बूढ़ा आदमी मुझे एक शीलिंग देकर भी निकाल सकता है? पिछले कुछ सालों से वो मुझसे तंग है। थोड़ा और होता तो काम हो जाता। और हमें पैसों की सख्त ज़रूरत है मेरी जान। चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूँगा। जब वह मर जाएगा मैं बहुत अमीर हो जाऊँगा। वो कंजूस ज़रूर है, पर उसके पास ढेर सारा पैसा है। मैं नहीं चाहता कि वह अपनी वसीयत बदले। फिर तभी मेरा पैर किसी सूखी टहनी पर पड़ा। वे चुप हो गए और दूर चल पड़े। मैं पीछे पीछे तो जा नहीं सकती थी ना। बहुत अफसोसजनक, मैंने कहा। फिर तुम सीधे थ्री बॉर्ड्स गई होगी, बेहोशी का नाटक करते हुए ब्रांडी मांगी होगी, चुपके से देख लिया होगी दोनों बारमेड ड्यूटी पर हैं या नहीं। वो बारमेड नहीं थी, कैरोलिन ने साफ कहा। मुझे लगभग पक्का यकीन है कि फ्लोरा एक्रॉइड थी। बस एक बात समझ नहीं आती। मुझे भी, मैंने सहमति जताई। अगर फ्लोरा नहीं थी तो फिर कौन? उसने पड़ोस की सारी लड़कियों की फहरिस्त गिना डाली, हर एक के पक्ष और विपक्ष में तर्कों के साथ। जब वह सांस लेने रुकी, मैंने एक मरीज का बहाना बनाया और खिसक लिया। मैं सीधे थ्री बोर्ड्स पहुंचा। रॉल्फ अब तक लौट आया होगा, ऐसा मुझे लगा। रॉल्फ को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, शायद गाँव में सबसे बेहतर, क्योंकि मैंने उसे उसकी माँ के साथ देखा था जब वह बच्चा था। इसलिए उसकी कई बातें मैं समझता हूँ जो दूसरे नहीं समझ पाते। उसमें उसकी माँ की कमज़ोरी का कुछ अंश था। शराब की लत नहीं, पर एक तरह का ढीलापन। वह असाधारण रूप से सुंदर था। लगभग 6 फीट, परफेक्ट काया, सांवला रंग, और वह स्वाभाविक मुस्कान जो लोगों को अपने आप खींच लेती थी। रॉल्फ ऐसा था जो बिना कोशिश के सबको अपना बना लेता था। लापरवाह, खर्चीला, जिम्मेदारी से भागने वाला, फिर भी प्यारा। क्या मैं उस लड़की की कोई मदद कर सकता था? मुझे लगा, शायद कर सकता हूँ। थ्री बॉर्ड्स में पूछा तो पता चला कैप्टन पैटर्न अभी अभी आए। मैं उनके कमरे में गया, बिना दस्तक लिए अंदर घुस गया। एक पल को तो मुझे लगा कि शायद मेरा स्वागत ना हो। जो कुछ मैंने सुना और देखा था उसे याद करके, पर मुझे शक नहीं करना चाहिए था। अरे डॉक्टर शेपर्ड! मैं खुशी से उठा। हाथ बढ़ाया, चमक उठा। इस भयानक गांव में आपको देखकर सच में खुशी हुई। मैंने भौएं उठाई। गांव में क्या बुराई है? वो ज़ोर से हंसा। लंबी कहानी है। मेरे साथ सब ठीक नहीं चल रहा है डॉक्टर। एक ड्रिंक लोगे? हाँ, क्यों नहीं। उसने घंटी बजाई, ड्रिंक्स ऑर्डर दिए, फिर कुर्सी पर धम्म से बैठ गया। भौएं चढ़ाए। सीधे सीधे कहूँ, उसने उदास स्वर में कहा, मैं बहुत बुरी मुसीबत में हूँ। सचमुच समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करूँ। क्या हुआ? मेरे प्यारे सौतेले पिता। उन्होंने क्या किया? अभी तक कुछ नहीं, पर जो करने वाले हैं उससे डर लग रहा है। ड्रिंक्स आए, उसने एक घूंट लिया, फिर आगे झुककर बैठ गया। ये सचमुच गंभीर है? मैंने पूछा। उसने सिर हिलाया। इस बार मैं सचमुच फंस गया हूँ। उसकी आवाज़ में जो गंभीरता थी वो असली थी। रॉल्फ को गंभीर होते देर लगती है। मुझे आगे का रास्ता नहीं दिख रहा, उसने धीरे से कहा। अगर मैं कोई मदद कर सकूं? उसने सिर हिलाया। शुक्रिया डॉक्टर, आप बहुत अच्छे हैं, पर यह मैं किसी को नहीं बता सकता। मुझे अकेले ही खेलना है। वह एक पल चुप रहा, फिर दोहराया, जैसे खुद से कह रहा हूँ। हाँ, अकेले ही खेलना है। अध्याय 4। फरवरी में रात्रि भोज। 7, 7:30 बजने में कुछ मिनट बाकी थे जब मैंने फर्नली पार्क का भारी लोहे का गेट खटखटाया। बटलर पार्कर ने फुर्ती से दरवाज़ा खोला, जैसे घंटी बजने का इंतज़ार ही कर रहा हो। रात इतनी सुहानी थी कि मैं पैदल चलकर आया था। वह मुझे हॉल में ले गया। वो बड़ा चौकोर हॉल जहाँ दीवारें हिरण के सिरों और अफ्रीकी ट्रॉफियों से भरी रहती हैं। मैंने ओवरकोट उतारा ही था कि एक्रॉइड का सचिव जियोफ्री रेमंड हाथ में कागज़ों का पुलंदा लिए हॉल से होते हुए एक्रॉइड के अध्ययन कक्ष की ओर जा रहा था। गुड इवनिंग डॉक्टर। डिनर के लिए आए हैं या कोई मरीज़? उसने मेरे काले बैग की ओर देखकर पूछा। मैंने बताया कि कभी भी इमरजेंसी कॉल आ सकती है, इसलिए तैयार रहता हूँ। रेमंड ने सिर हिलाया और चलते हुए पीछे मुड़कर कहा, ड्राइंग रूम में चले आइए। महिलाएं अभी उतरती होंगी, मैं मिस्टर एक्रॉयड को बता देता हूँ। पार्कर भी चला गया। मैं हॉल में अकेला रह गया। शीशे में टाई ठीक की और ड्राइंग रूम के दरवाजे की ओर बढ़ा। हैंडल घुमाते ही अंदर से एक हल्की सी आवाज़ आई, जैसे कोई खिड़की बंद हुई हो। उस वक्त मैंने ध्यान नहीं दिया। दरवाज़ा खोला तो मिस रसेल से टक्कर होते होते बची। हम दोनों ने एक साथ साथ माफ़ी मांगी। पहली बार मैंने उन्हें गौर से देखा। खूबसूरत औरत रही होंगी, अब भी हैं। काले बालों में एक सफ़ेद धागा तक नहीं।
गालों पर हल्की लाली थी। सांसें तेज चल रही थी जैसे दौड़ कर आई हूँ। मैं शायद थोड़ा जल्दी आ गया, मैंने कहा। नहीं नहीं, 7:30 तो बज चुके हैं। वह एक पल रुकी, फिर बोली, मुझे पता नहीं था कि आपको डिनर के लिए बुलाया गया है। मिस्टर एक्रोइड ने कुछ बताया ही नहीं। उनके लहजे में कुछ था, जैसे उन्हें मेरे आने से तकलीफ हुई हो। घुटना कैसा है, मैंने पूछा। वही पुराना, शुक्रिया। फिर जल्दी से, मैं तो बस फूल देखने आई थी। वह तेज़ी से निकल गई। मैं खिड़की के पास गया। फ्रेंच विंडो थी, टेरेस पर खुलती थी। मतलब जो आवाज़ मैंने सुनी थी वो खिड़की की नहीं हो सकती। बस यूं ही दिमाग को बहलाने को मैंने सोचना शुरू किया, क्या हो सकती है वो आवाज़। चूल्हे में कोयला? नहीं। दराज बंद करना? नहीं। तभी मेरी नज़र एक चांदी की मेज़ पर पड़ी, जिसका ढक्कन खुलता था और जिसके शीशे से अंदर रखी चीज़ें दिखाई देती थी। मैं उसके पास गया और अंदर रखी चीज़ों को ध्यान से देखने लगा। वहाँ चांदी के एक दो पुराने टुकड़े, राजा चार्ल्स प्रथम का एक बच्चे का जूता, कुछ चीनी जेड की मूर्तियाँ और कई अफ्रीकी औजार और कलाकृतियाँ थीं। जेड की एक मूर्ति को और करीब से देखने की इच्छा से मैंने ढक्कन उठाया। वो मेरे हाथों से फिसल कर गिर गई। वही आवाज़। मैंने तुरंत उस आवाज़ को पहचान लिया जो मैंने सुनी थी। ये वही मेज़ का ढक्कन था जिसे धीरे से और सावधानी से बंद किया जा रहा था। मैंने अपनी संतुष्टि के लिए एक दो बार इस क्रिया को दोहराया। फिर मैंने ढक्कन उठाकर अंदर की सामग्री को और करीब से देखा। मैं अभी भी खुली चांदी की मेज़ पर झुक मैं अभी भी खुली चांदी की मेज़ पर झुका हुआ था जब फ्लोरा एक्रोइड कमरे में आई। फ्लोरा को बहुत से लोग पसंद नहीं करते, पर उसकी खूबसूरती से कोई इनकार नहीं कर सकता। स्क्वैंडुआई, गोरा, बिल्कुल हल्का सुनहरा बाल, नीली आंखें, गुलाबी क्रीम रंग, सीधे कंधे लड़कों जैसे। और एक डॉक्टर के लिए उस जैसी परफेक्ट सेहत देखना सचमुच ताजगी देता है। सादी सच्ची अंग्रेज़ लड़की, पुराने ज़माने की, पर आज भी बेजोड़। वो मेरे पास आई और राजा चार्ल्स प्रथम के जूते पर हंस पड़ी। सारा फालतू शोर सिर्फ इसलिए कि किसी ने ये चीज़ें इस्तेमाल की थी। जॉर्ज इलियट का पेन हो या ये जूता, अब तो बस चीज़ है। अगर जॉर्ज इलियट पसंद है तो मिल ऑन द फ्लॉस की सस्ती कॉपी खरीद कर पढ़ लो ना। मैं हंसा। आजकल की लड़कियां क्या पढ़ती हैं, उससे तो डर लगता है। आपने अभी तक मुझे बधाई नहीं दी डॉक्टर शेपर्ड, फ्लोरा ने कहा। क्या आपने सुना नहीं? उसने अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया। उसकी तीसरी उंगली पर एक बेहद खूबसूरत मोती जड़ा हुआ था। मैं रॉल्फ से सगाई कर चुकी हूँ। अंकल बहुत खुश हैं। मैं परिवार में ही रहूँगी। मैंने उसके दोनों हाथ थाम लिए। ईश्वर करे तुम बहुत सुखी रहो बच्ची। हमारी सगाई को लगभग 1 महीना हो गया है, फ्लोरा ने अपनी शांत आवाज़ में कहा, लेकिन इसकी घोषणा कल ही की गई थी। अंकल क्रॉस स्टोन्स की मरम्मत करवा कर हमें रहने के लिए दे देंगे और हम दिखावा करेंगे कि हम खेती कर रहे हैं। असल में हम पूरी सर्दी शिकार करेंगे, एक सीज़न के लिए शहर जाएंगे और फिर नौका विहार करेंगे। मुझे समुद्र बहुत पसंद है और हाँ, मैं चर्च के कामों में पूरी दिलचस्पी लूँगी और सभी माताओं की सभाओं में शामिल होंगी। तभी मिसेस एक्रोइड तूफान की तरह कमरे में घुसी। हर बार की तरह चेन और हड्डियों की खनक के साथ मुझे मिसेस एक्रोइड से सख्त नफरत है। छोटी ठंडी नीली आंखें जो कितना भी मीठा बोले हमेशा संदेह से देखती रहती हैं। डॉक्टर, आपने सुना? फ्लोरा की सगाई, कितना परफेक्ट जोड़ा है। वह इतना सांवला, हमारी फ्लोरा इतनी गोरी। फिर फुसफुसाकर, माँ के दिल को कितना सुकून, पर कितनी मुश्किलें। सेटलमेंट्स वगैरह। रोजर पैसे के मामले में बड़े अजीब हैं। आप तो उनके पुराने दोस्त हैं, ज़रा टटोलिए ना। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। तभी मेजर ब्लंट आए। हेक्टर ब्लंट, बड़ा नाम। दुनिया के सारे जंगली जानवर उसने मार डाले हैं। एक्रोइड से उसकी दोस्ती हमेशा मुझे हैरान करती रही है। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क। ब्लंट मध्यम कद, चौड़ी छाती, चेहरा लकड़ी जैसा। बोलता बहुत कम और जो बोलता है जैसे ज़बरदस्ती निकलता हो। फ्लोरा ने उसे चांदी की मेज़ पर बुला लिया। वो बिना देर किए चला आया। मिसेस एक्रोइड फिर सेटलमेंट्स की रट लगाने वाली थी कि एक्रोइड और रेमंड आ गए। पार्कर ने डिनर अनाउंस कर दिया। टेबल पर मेरी जगह श्रीमती एक्रोइड और फ्लोरा के बीच में थी। ब्लंट श्रीमती एक्रोइड के दूसरी तरफ बैठे थे और उनके बगल में जेफरी रेमंड थे। रात का खाना खुशनुमा नहीं था। एक्रोइड काफ़ी चिंतित दिख रहे थे। वे बेहद दुखी लग रहे थे और उन्होंने नाम मात्र का ही खाना खाया। श्रीमती एक्रोइड, रेमंड और मैंने बातचीत जारी रखी। डिनर के तुरंत बाद एक्रोइड ने मेरी बाँह पकड़ी और मुझे अपने स्टडी रूम में ले गए। कॉफ़ी पी लेने के बाद हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, उन्होंने कहा। मैंने रेमंड को बोल दिया। मैंने चुपचाप उन्हें देखा। वो किसी भयानक तनाव में थे। कमरे में 2 मिनट टहलते रहे। फिर पार्कर कॉफ़ी लेकर आया तो वो फायरप्लेस के सामने की कुर्सी पर धम से बैठ गए। स्टडी रूम आरामदेह था।
गहरे नीले चमड़े की कुर्सियाँ, एक दीवार किताबों से भरी, बड़ी मेज़ पर फाइलें सलीके से रखी थी। खाना खाने के बाद फिर वही दर्द हो रहा है, उन्होंने कॉफ़ी लेते हुए कहा। तुम्हारी वो गोलियां फिर लिख दो। मुझे लगा वो बहाना बना रहे हैं। पार्कर को लगे कि बात मेडिकल है। मैंने साथ दिया। मैं लाए ही हूँ बैग में। पार्कर, डॉक्टर का बैग लाओ। पार्कर गया। मैं कुछ बोलने ही वाला था कि एक्रॉयड ने हाथ उठाया। रुको, देख नहीं रहे मैं पागल हो रहा हूँ। मैंने देख लिया था। खिड़की बंद कर दो, अचानक बोले। मैं चौंका, पर गया। साधारण खिड़की थी, ऊपर से थोड़ी खुली। भारी पर नीले पर्दे खिंचे हुए थे। मैंने ऊपर का हिस्सा बंद कर दिया। पार्कर बैग लेकर आया और चला गया। बंद है ना? एक्रॉयड ने पूछा। हाँ, क्या हुआ? उन्होंने 1 मिनट चुप रहकर कहा। मैं जहन्नुम में हूँ शेपर्ड। फिर ज़ोर से, पिछले 24 घंटों में जो गुजरी है कोई नहीं जानता। रॉल्फ का ये मामला तो तिनका था, असली भूचाल कुछ और है। क्या? वह रुक गए, फिर अचानक बोले। शेपर्ड, तुमने एशले फेरर्स का आखिरी इलाज किया था ना? हाँ। क्या तुम्हें कभी शक हुआ कि उसे जहर दिया गया था? मैं हक्का बक्का। उस वक्त नहीं, पर बाद में कैरोलिन की बातों ने दिमाग में डाल दिया, पर कोई सबूत नहीं है। उसे जहर दिया गया था, एक्रॉयड ने धीरे से कहा, उसकी बीवी ने। आपको कैसे पता? उसने खुद बताया कल। फिर सारी कहानी कह डाली। 3 महीने पहले उसने मिसेस फेरर से शादी का प्रस्ताव रखा था। पहले इनकार, फिर हामी, पर शोक का साल पूरा होने तक ऐलान न करने की शर्त। कल उसने कहा कि अब कोई अड़चन नहीं। मिसेस फेरस अचानक टूट गई। सब कबूल कर लिया। पति से नफरत, एक्रॉयड से मोहब्बत और जहर। खून ही खून। एक्रॉयड का चेहरा घृणा से भर गया। फिर बताया कि कोई एक शख्स साल भर से उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था। उसी तनाव ने उन्हें पागल कर दिया। उस शख्स का नाम बताया नहीं, पर लगा जैसे वह मेरे अपने घर में हो। मैंने रॉल्फ और मिसेस फेरस को साथ याद किया। दिल धक से हुआ। एक्रॉयड ने 24 घंटे की मोहलत मांगी थी। मिसेस फेरस ने वादा किया था कि खत लिखूंगी। मैंने उन्हें आत्महत्या की ओर ढकेल दिया। एक्रॉयड ने सिर पकड़ लिया। नहीं, मैंने कहा, गुनाह आपका नहीं। अब क्या करूं? उस हैवान को सज़ा मिलनी चाहिए, पर उस बेचारी की लाश को क्यों कुरे दें? हम यही बात कर रहे थे कि पार्कर डाक लेकर आया। एक नीला लिफाफा देखते ही एक्रॉयड पत्थर हो गए। बाकी चिट्ठियां ज़मीन पर गिर गईं। उसकी लिखावट, कल रात मरने से पहले पोस्ट किया होगा। लिफाफा फाड़ा, मोटा कागज़ निकला। खिड़की बंद है ना? अचानक बोले। हाँ। उन्होंने पढ़ना शुरू किया धीरे धीरे। मेरे प्यारे रोज़र, एक ज़िंदगी के बदले एक ज़िंदगी मैंने आज दोपहर तुम्हारे चेहरे पर देख लिया। इसलिए मैं एकमात्र रास्ता चुन रही हूँ। उस शख्स को सज़ा देना जिसने पिछले 1 साल से मेरी ज़िंदगी नरक बनाई। नाम आज नहीं बताया, पर अब लिख रही हूँ। मेरे कोई बच्चे या करीबी रिश्तेदार नहीं, इसलिए पब्लिसिटी का डर मत करना। अगर बचा सको तो मुझे माफ़ करना। रोजर, जब वक्त आया तो मैं कर नहीं पाई। एक्रॉयड रुके। शेपर्ड, माफ़ करना, ये सिर्फ मेरे लिए। उन्होंने लिफाफा मेज़ पर रख दिया। बाद में पढ़ूंगा अकेले में। नहीं, मैंने ज़ोर से कहा, अभी पढ़ो। वह हैरान हुए। अब माफ़ कीजिए, मैं शर्मा कर बोला। मेरा मतलब है कम से कम उस शख्स का नाम तो पढ़ लो। पर एक्रॉयड अड़ गए। जितना मनाओ उतना ही जिद करते हैं। मेरा सारा जोर व्यर्थ गया। खत 9 बजने में 20 मिनट पहले आया था। जब मैं स्टडी रूम से निकला तब घड़ी में 9 बजने में 10 मिनट बाकी थे। मैंने हैंडल पर हाथ रखा। एक पल रुका, पीछे मुड़ा। क्या कुछ अधूरा रह गया? कुछ याद नहीं आया। सिर हिलाया और बाहर निकल आया। हॉल में पार्कर खड़ा था, बिल्कुल पास, शर्मिंदा सा। मुझे लगा वह दरवाजे से कान लगाए सुन रहा था। उसका चेहरा चिकना, आत्मतृप्त और आंखों में कुछ चालाकी सी थी। मिस्टर एक्रोइड किसी से मिलना नहीं चाहते, मैंने ठंडे स्वर में कहा। उन्होंने मुझे आपसे कहने को कहा है। जी सर। मुझे लगा घंटी बजी थी। झूठ इतना साफ था कि जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा। पार्कर ने मेरा कोट पहनाया। मैं बाहर निकला। बादल छाए थे, चारों तरफ अंधेरा। लॉज गेट से गुजरते वक्त गिरजाघर की घड़ी में 9 बजाए थे। मैं बाईं ओर मुड़ा ही था कि सामने से आते एक आदमी से टकराते टकराते बचा। फर्नली का रास्ता यही है ना सर? आवाज़ कर्कश, टोपी आंखों पर, कॉलर ऊंचा। चेहरा ठीक से दिख नहीं रहा था, नौजवान लग रहा था। मैंने बताया कि यही गेट है। शुक्रिया सर, पर बिना मतलब बोला। मैं यहाँ नया हूँ। वह अंदर चला गया। मैं मिला तो देखता रहा। उसकी आवाज़ मुझे किसी जान पहचान वाले की याद दिला रही थी, पर किसकी याद नहीं आ रहा था। 10 मिनट बाद मैं घर पहुँचा। कैरोलिन हैरान कि इतनी जल्दी लौट आया। उसे संतुष्ट करने को झूठी कहानी बनाई। 10 बजे मैंने सोने का प्रस्ताव रखा। कैरोलिन राजी। शुक्रवार को मैं घड़ियों में चाबी भरता हूँ। आज भी भरी। कैरोलिन ने नौकरों से रसोई चेक करवाई।
जब हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे 10:15 बजे थे। अभी ऊपर पहुँचा ही था कि नीचे टेलीफोन बजा। मिसेस बेट्स होंगी, कैरोलिन ने कहा। लगता तो यही है, मैंने भरी। मैं दौड़ा, रिसीवर उठाया। हेलो, क्या? अभी आया। ऊपर दौड़ा, बैग उठाया, कुछ एक्स्ट्रा ड्रेसिंग डाली। कैरोलिन को चिल्लाकर बताया, फर्नली से पार्कर का फ़ोन है, अभी अभी रोजर एक्रोइड को मरा पाया गया है। अध्याय 5। अपराध। मैं पलक झपकते ही कार से बाहर निकला और तेज़ी से फर्नली की ओर चला गया। बाहर कूदकर मैंने बेसब्री से घंटी बजाई। जवाब देने में कुछ देरी हुई और मैंने फिर से घंटी बजाई। अंदर से जंजीर की खड़खड़ाहट हुई और पार्कर ने दरवाज़ा खोला। उसका चेहरा बिल्कुल पत्थर था। मैंने उसे धक्का देकर हॉल में घुसते हुए पूछा, कहाँ है? माफ़ कीजिए सर। तुम्हारे मालिक? मुझे घूर मत पार्कर। पुलिस को खबर की? पुलिस सर? वो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं भूत हूँ। पार्कर, होश में आओ। तुमने अभी अभी फ़ोन करके कहा था कि मिस्टर एक्रोइड की हत्या हो गई है। उसके मुंह से गहरी सांस निकली। सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने फ़ोन तक नहीं किया। अब मेरी बारी थी हैरान होने की। क्या मतलब? 5 मिनट पहले किसी ने पार्कर बनकर कहा था, क्या डॉक्टर शेपर्ड हैं? फर्नली से पार्कर बोल रहा हूँ। कृपया तुरंत आए, मिस्टर एक्रोइड की हत्या हो गई है। हम दोनों एक दूसरे को खाली नज़रों से ताकते रहे। ये तो बहुत घटिया मजाक है, पार्कर ने आखिरकार कहा। मिस्टर एक्रोइड कहाँ हैं? मैंने पूछा। स्टडी रूम में होंगे सर। महिलाएं सो चुकी हैं। मेजर ब्लंट और मिस्टर रेमंड बिलियर्ड रूम में। मैं 1 मिनट के लिए उनसे मिल लूँगा। इस अजीब फ़ोन ने मुझे बेचैन कर दिया। ज़रूर सर, मुझे भी बेचैनी हो रही है। क्या मैं आपके साथ चलूँ? चलो। हम दाहिनी ओर मुड़े, छोटी लॉबी पार की, स्टडी रूम के दरवाजे पर पहुँचे। मैंने दस्तक दी। कोई जवाब नहीं। हैंडल घुमाया, बंद। पार्कर ने घुटने टेक कर की होल से झांका। चाबी अंदर से लगी है सर। मैंने भी झांका। सही कहा। एक्रोइड, मैंने ज़ोर से पुकारा। एक्रोइड, मैं शेपर्ड हूँ। सन्नाटा। पार्कर और मैंने नज़रें मिलाई। पार्कर, मैंने कहा, मैं दरवाज़ा तोड़ रहा हूँ, जिम्मेदारी मेरी। जैसी आपकी मर्ज़ी सर। हमने हॉल में पड़ी भारी ओक की कुर्सी उठाई। 1 2 3। तीसरे धक्के में ताला टूटा और हम अंदर लड़खड़ाते हुए घुसे। एक्रोइड उसी कुर्सी पर थे जहाँ मैंने उन्हें छोड़ा था। सिर एक तरफ लटका हुआ है। गले के ठीक नीचे कॉलर के पास चांदी का चमकदार हैंडल चुभा हुआ। पार्कर ने सिसकी भरी। पीठ पर वार। भयानक। उसने खंजर की मूठ छूने के लिए हाथ बढ़ाया। मैंने रोक लिया। हाथ मत लगाओ। फ़ौरन पुलिस को फ़ोन करो। फिर रेमंड और मेजर ब्लंट को बुलाओ। वह पसीने से तारो निकल गया। मैंने लाश देखी। मौत को कम से कम आधा घंटा हो चुका था। कुछ भी छुआ नहीं। बाहर से रेमंड की डरी हुई आवाज़ आई, क्या बकते हो, नामुमकिन। वह दरवाजे पर ठिठक गया, चेहरा सफ़ेद। उसके पीछे ब्लंट। हे भगवान, रेमंड फुसफुसाया। ब्लंट सीधे लाश तक गया। मैंने उसे भी खंजर छूने से रोका। कुछ मत छुओ, पुलिस को सब वैसा ही दिखना चाहिए। रेमंड ने डेस्क देखा। डकैती? शायद, मैंने कहा, पर कुछ भी गायब नहीं लग रहा। ब्लंट ने फर्श पर बिखरे पत्र देखे। नीला लिफाफा गायब था। मैं कुछ बोलने ही वाला था कि हॉल में घंटी बजी। हमारे लोकल इंस्पेक्टर डेविस और एक कांस्टेबल आ गए। गुड इवनिंग साहब लोग। बहुत दुखद घटना। बटलर कहता है हत्या। कोई गलती की गुंजाइश? बिल्कुल नहीं। इंस्पेक्टर ने लाश देखी, फिर खिड़की। पर्दे हटाए, खिड़की खुली थी। टॉर्च निकाली। बाहर ज़मीन पर रबर के स्टड वाले जूतों के साफ निशान, एक अंदर की ओर, एक बाहर की ओर। हत्यारा इसी रास्ते से आया गया। फिर मेरी ओर मुड़े। डॉक्टर, शव किसने पाया? मैंने पूरी कहानी सुनाई। फर्जी फ़ोन, दरवाज़ा तोड़ना, सब। आवाज़ पार्कर जैसी थी। मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने मान लिया था पार्कर ही है। मौत को कितना वक्त हुआ है? कम से कम आधा घंटा, शायद ज़्यादा। आखिरी बार जिंदा कब देखा? मैंने 9:15 बजे के करीब। रेमंड बोला। 9:30 बजे मैंने उनकी आवाज़ सुनी, लगा डॉक्टर अभी हैं। फिर पार्कर ने खांसा। मिस फ्लोरा ने भी देखा था सर, 9:45 बजे के करीब। उन्होंने मुझे कहा था अंकल को अब डिस्टर्ब ना करें। मैं विस्की सोडा लेकर आ रहा था, उन्होंने रोका और संदेश दिया। इंस्पेक्टर की नज़रें पार्कर पर टिक गई। पार्कर कांप रहा था। तो मैं पहले ही बोला गया था ना कि डिस्टर्ब ना करें। जी हाँ सर, मैं भूल गया था, मतलब रोज़ की आदत थी। इंस्पेक्टर ने कुछ देर उसे घूरा, फिर कहा, मिस फ्लोरा से मिलना है। हम स्टडी रूम छोड़कर हॉल में आए। इंस्पेक्टर ने दरवाज़ा बंद किया, चाबी जेब में डाली। कांस्टेबल को निर्देश दिए कोई अंदर ना जाए। फिर रेमंड ऊपर गया, फ्लोरा को सिर्फ चोरी की बात बताने। 5 मिनट में फ्लोरा नीचे आई, गुलाबी सिल्क किमोनो में, चेहरा चिंतित। इंस्पेक्टर ने बिलियर्ड रूम में ले जाकर बैठाया। मिस एक्रोइड, आप आखिरी बार अपने अंकल से कब मिली? 9:45 बजे। शिवरात्रि कहने गई थी। वे अकेले थे? हाँ, डॉक्टर जा चुके थे। खिड़की खुली थी या बंद?
पर्दे खिंचे थे, पता नहीं। वे नॉर्मल लग रहे थे। हाँ। फिर उसने पूरी बातचीत दोहराई। अंकल ने कहा था पार्कर को बोल देना कि अब कुछ नहीं चाहिए। इंस्पेक्टर ने बिल्कुल सही कहा। फिर रुका। फ्लोरा ने पूछा, क्या चोरी हुआ? इंस्पेक्टर हिचकिचाया। फ्लोरा उठ खड़ी हुई। कुछ छिपा रहे हो? ब्लंट आगे बढ़ा। उसने फ्लोरा का हाथ थामा जैसे कोई चट्टान। फ्लोरा, उसने धीरे से कहा, तुम्हारे अंकल अब इस दुनिया में नहीं रहे। फ्लोरा पीछे हटी। कब? शायद तुम्हारे जाने के तुरंत बाद। वो चीखी, फिर बेहोश होकर गिर गई। ब्लंट और मैं उसे ऊपर ले गए। मैंने मिसेस एक्रोइड को जगाया, खबर दी, फ्लोरा के पास छोड़ा। फिर मैं तेजी से नीचे लौटा। अध्याय 6। ट्यूनीशियाई खंजर। मैं इंस्पेक्टर से ठीक उस दरवाजे पर मिला जो किचन की तरफ जाता था। युवती कैसी है डॉक्टर? अब उनकी हालत में सुधार है। उनकी माँ उनके साथ है। ये अच्छी बात है। मैं नौकरों से पूछताछ कर रहा था। उन सभी का कहना है कि आज रात पिछले दरवाजे से कोई नहीं आया। उस अजनबी का आपका हुलिया काफ़ी धुंधला था। क्या आप हमें कोई पक्का सुराग नहीं दे सकते जिस पर हम काम कर सकें? मुझे खेद है कि नहीं, मैंने अफसोस जताते हुए कहा। देखिए, रात अंधेरी थी और उस आदमी ने अपने कोट का कॉलर ऊपर चढ़ाया हुआ था और अपनी टोपी को आंखों तक नीचे दबा रखा था। इंस्पेक्टर ने कहा, ऐसा लगता है कि वो अपना चेहरा छिपाना चाहता था। क्या आपको पक्का यकीन है कि वो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे आप जानते हो? मैंने ना में जवाब दिया, लेकिन उतनी दृढ़ता से नहीं जितना मैं कर सकता था। मुझे याद आया कि मुझे ऐसा लगा था जैसे उस अजनबी की आवाज़ मेरे लिए अनजानी नहीं थी। मैंने इंस्पेक्टर को ये बात थोड़ी हिचकिचाहट के साथ समझाई। आप कहते हैं कि वो एक भारी अनपढ़ों जैसी आवाज़ थी। मैं सहमत हो गया। मुझे लगा कि वह भारीपन कुछ ज़्यादा ही बनावटी था। अगर जैसा कि इंस्पेक्टर सोच रहे थे वो आदमी अपना चेहरा छिपाना चाहता था, तो हो सकता है कि उसने अपनी आवाज़ बदलने की भी कोशिश की हो। डॉक्टर, क्या आप मेरे साथ दोबारा स्टडी यानी अध्ययन कक्ष में आएंगे? मुझे आपसे एक दो चीज़ें पूछनी है। मैं मान गया। इंस्पेक्टर डेविस ने लॉबी का दरवाज़ा खोला। हम अंदर गए और उन्होंने हमारे पीछे दरवाज़ा फिर से बंद कर दिया। हम नहीं चाहते कि कोई हमें परेशान करे, उन्होंने गंभीरता से कहा। और हम ये भी नहीं चाहते कि कोई हमारी बातें छिपकर सुने। ये ब्लैकमेल का क्या मामला है? ब्लैकमेल? मैं बहुत चौंक गया। क्या ये पार्कर की मनगढ़ंत कहानी है या इसमें कोई सच्चाई है? अगर पार्कर ने ब्लैकमेल के बारे में कुछ सुना, मैंने धीरे से कहा, तो उसने ज़रूर दरवाजे के बाहर की ओर पर कान लगाकर सुना होगा। डेविस ने सिर हिलाया। इसकी पूरी संभावना है। देखिए, मैं थोड़ी पूछताछ कर रहा था कि आज शाम पार्कर क्या कर रहा था। सच कहूँ तो मुझे उसका व्यवहार पसंद नहीं आया। वह आदमी कुछ जानता है। जब मैंने उससे सवाल पूछना शुरू किया तो वह घबरा गया और ब्लैकमेल की कोई उलझी हुई कहानी बयान कर दी। मैंने तुरंत फैसला लिया। मुझे खुशी है कि आपने ये बात छेड़ दी, मैंने कहा। मैं ये तय करने की कोशिश कर रहा था कि सब कुछ सच बता दूं या नहीं। मैंने लगभग सब कुछ बताने का फैसला कर ही लिया था। बस एक सही मौके का इंतज़ार कर रहा था। आप अभी जान लें तो बेहतर होगा। और तभी मैंने शाम की पूरी घटना वैसे ही सुना दी जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है। इंस्पेक्टर ने बड़े ध्यान से सुना, बीच बीच में एक आध सवाल पूछते हुए। ये अब तक की सबसे अजीब कहानी है जो मैंने सुनी, मेरे ख़त्म करने पर उन्होंने कहा। और आप कहते हैं कि वह चिट्ठी पूरी तरह गायब हो गई है। ये बहुत बुरा है। ये वाकई बहुत बुरा लग रहा है। इससे हमें वो मिल गया जिसकी हमें तलाश थी, हत्या का मकसद। मैंने सिर हिलाया। मैं ये समझता हूँ। आप कहते हैं मिस्टर एक्रॉयड ने शक जाहिर किया कि उनके घर का ही कोई सदस्य इसमें शामिल है। घर का सदस्य यानी हाउस होल्ड एक काफ़ी लचीला शब्द है। क्या आपको नहीं लगता कि पार्कर ही वह आदमी हो सकता है जिसे हम ढूंढ रहे हैं? मैंने सुझाव दिया। काफ़ी हद तक ऐसा ही लगता है। ज़ाहिर है वह दरवाजे पर सुन रहा था जब आप बाहर आए। फिर बाद में मिस एक्रॉयड ने उसे स्टडी में घुसने की फिराक में देखा। मान लीजिए कि जब वह यानी मिस एक्रॉयड वहाँ से चली गई तो उसने फिर कोशिश की। उसने एक्रॉयड को चाकू मारा, अंदर से दरवाज़ा लॉक किया, खिड़की खोली और उस रास्ते से बाहर निकल आया और फिर उस साइड वाले दरवाजे से घूम कर आ गया जिसे उसने पहले ही खुला छोड़ दिया था। ये कैसा रहेगा? मैं देखना चाहता हूँ कि क्या मिस्टर रेमंड हमें इस खंजर के बारे में कुछ बता सकते हैं, उन्होंने समझाया। बाहरी दरवाजे को फिर से लॉक करते हुए हम बिलियर्ड रूम की ओर बढ़े, जहाँ हमें जेफरी रेमंड मिले। इंस्पेक्टर ने यानी सबूत यानी वो खंजर ऊपर उठाया। मिस्टर रेमंड, क्या आपने इसे पहले कभी देखा है? अरे, मुझे लगभग यकीन है कि ये एंटीक है जो मेजर ब्लंट ने मिस्टर एक्रोइड को दिया था। वो मोरक्को से हैं। नहीं, ट्यूनिस से। तो क्या इसी से अपराध किया गया? कितनी अजीब बात है। ये लगभग असंभव लगता है। और फिर भी दो एक जैसे खंजर होना मुश्किल है। क्या मैं मेजर ब्लंट को बुलाऊं? जवाब का इंतज़ार किए बिना वो जल्दी से चले गए। अच्छा नौजवान है, इंस्पेक्टर ने कहा। उसमें कुछ ईमानदारी और सादगी है।
मैं सहमत था। जिन 2 सालों में जेफरी रेमंड एक्रोइड के सचिव रहे, मैंने उन्हें कभी भी गुस्से में या परेशान नहीं देखा, और मैं जानता हूँ कि वे बहुत ही कुशल सचिव रहे हैं। 1 या 2 मिनट में रेमंड ब्लंट के साथ वापस आए। मैं सही था, रेमंड ने उत्साह से कहा। ये ट्यूनीशियाई खंजरी है। मेजर ब्लंट ने अभी तक इसे देखा भी नहीं है, इंस्पेक्टर ने आपत्ति जताई। स्टडी में आते ही मैंने इसे देख लिया था, शांत आदमी ने कहा। तो आपने इसे पहचान लिया? ब्लंट ने सिर हिलाया। आपने इसके बारे में कुछ नहीं कहा, इंस्पेक्टर ने शक की नज़र से कहा। गलत समय था, ब्लंट ने कहा। गलत समय पर बातें उगल देने से बहुत नुकसान होता है। उन्होंने इंस्पेक्टर की घूरती हुई नज़रों का सामना बड़े इत्मीनान से किया। आखिरकार इंस्पेक्टर ने एक हुंकार भरी और दूसरी तरफ मुड़ गए। वह खंजर को ब्लंट के पास लाए। आप इसके बारे में बिल्कुल आश्वस्त हैं, सर? क्या आप इसकी पहचान की पुष्टि करते हैं? बिल्कुल, कोई शक नहीं। यह एंटीक आमतौर पर कहाँ रखा जाता था? क्या आप मुझे ये बता सकते हैं, सर? जवाब सचिव ने दिया। ड्राइंग रूम में सिल्वर टेबल यानी चांदी के मेज़ के अंदर। क्या? मैं चिल्लाया। बाकी सब ने मेरी तरफ देखा। हाँ डॉक्टर, इंस्पेक्टर ने उत्साह बढ़ाते हुए कहा। ये कुछ नहीं है, इंस्पेक्टर ने फिर कहा, अभी भी उत्साह बढ़ाते हुए। ये बहुत मामूली बात है, मैंने माफ़ी मांगते हुए समझाया। बस इतना कि जब मैं कल रात डिनर के लिए आया तो मैंने ड्राइंग रूम में सिल्वर टेबल का ढक्कन बंद होने की आवाज़ सुनी थी। मैंने इंस्पेक्टर के चेहरे पर गहरा अविश्वास और शक की झलक देखी। आपको कैसे पता चला कि वह सिल्वर टेबल का ही ढक्कन था? मुझे विस्तार से समझाना पड़ा। एक लंबी थकाऊ व्याख्या जिसे मैं ना करना ही बेहतर समझता। इंस्पेक्टर ने मुझे अंत तक सुना। जब आप सामान देख रहे थे, क्या खंजर अपनी जगह पर था? उन्होंने पूछा। मुझे नहीं पता, मैंने कहा। मुझे याद नहीं कि मैंने उस पर ध्यान दिया हो, लेकिन जाहिर है वो शायद वहीं रहा होगा। हमें हाउसकीपर को बुलाना चाहिए, इंस्पेक्टर ने टिप्पणी की और घंटी बजाई। कुछ मिनट बाद मिस रसेल, जिसे पार्कर ने बुलाया था, कमरे में दाखिल हुई। मुझे नहीं लगता कि मैं सिल्वर टेबल के पास गई थी, उन्होंने कहा। जब इंस्पेक्टर ने अपना सवाल रखा, मैं देख रही थी कि सारे फूल ताज़ा हैं या नहीं। ओह हाँ, अब मुझे याद आया। सिल्वर टेबल खुली हुई थी, जो उसे नहीं होनी चाहिए थी, और गुजरते वक्त मैंने उसका ढक्कन बंद कर दिया था। उन्होंने इंस्पेक्टर की ओर आक्रामक तरीके से देखा। अच्छा, इंस्पेक्टर ने कहा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि तब वह खंजर अपनी जगह पर था? मिस रसेल ने हथियार को संयम से देखा। मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकती, उन्होंने जवाब दिया। मैं देखने के लिए रुकी नहीं थी। मुझे पता था कि परिवार वाले किसी भी मिनट नीचे आ सकते हैं और मैं वहाँ से जाना चाहती थी। धन्यवाद, इंस्पेक्टर ने कहा। उनके लहजे में थोड़ी हिचकिचाहट थी, जैसे कि वो उनसे और पूछताछ करना चाहते थे, लेकिन मिस रसेल ने स्पष्ट रूप से उन शब्दों को जाने की इजाज़त के रूप में स्वीकार किया और कमरे से बाहर निकल गई। काफ़ी कड़क मिजाज है ना? इंस्पेक्टर ने उन्हें जाते हुए देखकर कहा। ज़रा देखने दीजिए। ये सिल्वर टेबल खिड़कियों में से एक के सामने है। मुझे लगता है आपने यही कहा था, डॉक्टर। मेरी जगह रेमंड ने जवाब दिया। हाँ, बाईं ओर वाली खिड़की। और खिड़की खुली थी? वे दोनों थोड़ी खुली थी। खैर, मुझे नहीं लगता कि हमें इस सवाल में और गहराई तक जाने की ज़रूरत है। मैं बस कहूँगा कि कोई भी जब चाहे वह खंजर ले सकता था, और उसने ठीक कब लिया, ये बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। मिस्टर रेमंड, मैं सुबह चीफ कांस्टेबल के साथ आऊँगा। तब तक उस दरवाजे की चाबी मैं अपने पास रखूँगा। मैं चाहता हूँ कर्नल मेलरोज सब कुछ वैसा ही देखें जैसा वह है। मुझे पता चला है कि वह काउंटी के दूसरी तरफ डिनर कर रहे हैं और शायद रात वहीं रुकेंगे। हमने इंस्पेक्टर को जार यानी मर्तबान उठाते हुए देखा। मुझे इसे सावधानी से पैक करना होगा, उन्होंने कहा। यह एक से अधिक तरीकों से सबूत का एक महत्वपूर्ण टुकड़ा साबित होने वाला है। कुछ मिनट बाद जब मैं रेमंड के साथ बिलियर्ड रूम से बाहर आया तो रेमंड ने धीरे से मजाकिया अंदाज में हंसी हंस दी। मैंने अपनी बाह पर उनके हाथ का दबाव महसूस किया और उनकी नज़रों की दिशा में देखा। इंस्पेक्टर डेविस पार्कर से एक छोटी पॉकेट डायरी के बारे में उनकी राय मांगते हुए प्रतीत हो रहे थे। थोड़ा ज़्यादा ही जाहिर है, मेरे साथी ने बुदबुदाया। तो पार्कर संदिग्ध है ना? क्या हम भी इंस्पेक्टर डेविस को अपने उंगलियों के निशान देकर कृतार्थ करें? उसने ट्रे से 2 कार्ड उठाए, उन्हें अपने रेशमी रुमाल से पहुंचा, फिर एक मुझे दिया और दूसरा खुद लिया। फिर एक मुस्कुराहट के साथ उसने उन्हें पुलिस इंस्पेक्टर को सौंप दिया। निशानियाँ, उसने कहा। नंबर 1 डॉक्टर शेपर्ड, नंबर 2 मैं खुद, आपका सेवक। मेजर ब्लंट का निशान सुबह मिल जाएगा। जवानी बहुत जिंदा दिल होती है। यहाँ तक कि अपने दोस्त और नियोक्ता की क्रूर हत्या भी जेफरी रेमंड के उत्साह को लंबे समय तक कम नहीं कर सकी। शायद ऐसा ही होना चाहिए। मुझे नहीं पता। मैंने तो लचीलेपन का वह गुण बहुत पहले ही खो दिया है। जब मैं वापस लौटा तो बहुत देर हो चुकी थी, और मुझे उम्मीद थी कि कैरोलिन सो गई होगी। मुझे बेहतर जानना चाहिए था। उसने मेरे लिए गर्म कोको तैयार कर रखा था, और जब मैं उसे पी रहा था उसने मुझसे शाम का पूरा इतिहास उगलवा लिया। मैंने ब्लैकमेलिंग वाले मामले के बारे में कुछ नहीं कहा, और उसे केवल हत्या के तथ्यों तक ही सीमित रखा।
पुलिस को पार्कर पर शक है, मैंने कहा जब मैं खड़ा हुआ और बिस्तर पर जाने की तैयारी करने लगा। उसके खिलाफ काफ़ी साफ मामला लगता है। पार्कर, मेरी बहन ने कहा। बकवास, वह इंस्पेक्टर तो पूरा बेवकूफ़ होगा। भला पार्कर, मुझे मत बताओ। इस अस्पष्ट घोषणा के साथ हम सोने चले गए। तो चलिए दोस्तों, अगाथा क्रिस्टी के नॉवेल द मर्डर ऑफ रोजर एक्रोइड के इस भाग को हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इसके अगले भाग में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।